आईवीएफ होता क्या है? कौन से लोग हैं जो आईवीएफ करवा सकते हैं? सबको आईवीएफ शायद नहीं पता हो, बट टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर पता होगा। बहुत कपल्स जब हम फर्टिलाइज करते हैं, अरे देख लीजिए लड़का हो जाए या लड़की हो जाए। आईवीएफ के अराउंड एक बहुत हवा सा है कि डेंजरस है, बहुत महंगा है, बॉडी पूरी खत्म हो जाती है। मैं, आप जैसे जानते हैं, खुद एक आईवीएफ मॉम हूँ। जेंजीज आ रहे हैं अवेयरनेस के कारण, जो कि अपने एग्स फ्रीज करा रहे हैं। तो प्राइम फर्टिलिटी 28 से 32 के बीच में होती है, पर वो जो वेट करना पड़ता है आपको 14 दिन जानने के लिए रिजल्ट, बाप रे, वो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चीज है। जहां आपको दिखे 100% गारंटी, प्लीज आप उधर मत जाइए। मिथ है या फिर सच्चाई है कि आईवीएफ से ज्यादातर जुड़वा बच्चे होते हैं? तो ट्रिपलेट्स भी इसीलिए आपने सुना ही होगा। ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं हमें हमारी कास्ट का ही चाहिए। लोग ये भी बोलते हैं कि वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए। दोस्तों, आजकल कई सारे रिसर्च हमें देखने को मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि कई सारे कपल्स आजकल बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहते हैं, मतलब डबल इनकम नो किड्स। लेकिन वो एक समय तक ही रहता है। एक समय के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को बच्चे की चाह होती है, लेकिन उम्र गुजर जाती है। दूसरा एक रिसर्च सामने में आता है, कई सारे जो आजकल न्यू कमर्स हैं वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं अर्ली एज में, बिकॉज वो पहले सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद शादी करना चाहते हैं। अब तीसरी रिसर्च सामने में एक और आती है कि अगर हम 6 कपल्स उठा लें पूरे इंडिया में कहीं से भी, तो उनमें से 2 कपल इनफर्टाइल होंगे, यानी कि वो नेचुरली प्रोसेस्ड प्रेगनेंसी एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 रिसर्च तीनों एक ही तरफ सिग्नल देती है, आईवीएफ। अब ये आईवीएफ होता क्या है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये किस तरीके से हार्मफुल होता है, इसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, इसका क्या अच्छा पार्ट होता है, उन तमाम सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ है आईवीएफ एक्सपर्ट ऋषिना बंसल जी, जो कि हमें इन सभी सवालों के जवाब देंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार गेटी, थैंक यू मुझे ये इतने क्रिटिकल टॉपिक पे मेरे बारे में सोचने के लिए, और अपन दर्शकों को साथ में अगर अपन कुछ मिथ्स बस्ट कर पाते और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, तो मैं सोचूंगी अपना ये टॉक सफल रहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दिमाग में मेरे क्वेश्चंस आएगा मैं वो पूछना चाहूँगी, और बाकी जो नहीं हो पाएगा मैं श्योर हूँ कि हमें कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल तो सबसे पहला सवाल मेरा मैम ये होगा कि आईवीएफ होता क्या है? जी। ये इसका प्रोसीजर क्या है, ये कितना एक्सपेंस वैरी करता है, कौन से लोग हैं जो आईवीएफ करवा सकते हैं? तो गीती, आपका सवाल शुरू करने के लिए, आईवीएफ जैसे नाम बोलता है, उसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो ओके। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि हम वही एम्ब्रियो को जो हम्म। नॉर्मल कंसेप्शन में बॉडी के अंदर बनता है, हम उसे हम्म। लैब में बनाते हैं। इस अच्छा। कारण बहुत जनों को, अगर आप दर्शकों को या सबको पूछेंगे, सबको आईवीएफ शायद नहीं पता हो, पर टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर पता होगा। क्योंकि ये एक मिथ है कि बेबी आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब में बनता है। तो टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, पेट्री डिश में बनता है, डिश में बनता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ मैं आज ब्रेक करना चाहूंगी। उसके अलावा आईवीएफ के अराउंड एक बहुत हवा सा है कि डेंजरस है, बहुत महंगा है, बॉडी पूरी खत्म हो जाती है। कई कपल्स जो हमारे पास आते हैं पूछते हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगी दर्शकों की, आईवीएफ एक डे केयर प्रोसीजर है। हाँ, 10 दिन का इंजेक्शन महिला के दूसरे या तीसरे दिन मासिक से लेना पड़ता है। ये होता है अंडों का नंबर और काउंट और साइज बढ़ाने के लिए। जिस दिन अंडे बाहर निकालते हैं उस दिन एक बहुत शॉर्ट एनेस्थीसिया, 15 मिनट का समझिए, आपको लेना पड़ता है। और उसी दौरान कोई कट नहीं करते हैं, कोई खून नहीं होता है, आपको कुछ तकलीफ नहीं, क्योंकि आप एक नींद में हैं 15 मिनट, और उन 15 मिनट में अंडे आपके निकाले जाते हैं। आप उठते हैं उसी समय 15 मिनट बाद, और अगर आप 10 बजे क्लिनिक आए हैं ये प्रोसीजर के लिए, 1 बजे तक आप घर चले जाते हैं। और मेरे ये पूरे एक्सपीरियंस में 99% जो महिला अगले दिन अपना रोजमर्रा का काम कर पाती हैं, अगर वो नौकरी करती हैं उस पे जा पाती हैं। तो ये कहीं से बहुत डेंजरस या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर।
और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पाती हूँ गेटी, क्योंकि मैं, आप जैसे जानते हैं, खुद एक आईवीएफ मॉम हूँ। मैंने खुद आईवीएफ करा है। तो और मैं आपके सामने एकदम प्रॉपर बैठी हूँ, तो इतना कुछ नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो आईवीएफ लिटरली उसके अपन को प्रोज ज्यादा दिखेंगे, जो और कॉन्स जो अपन सुनते हैं सबसे, वो नहीं है एक्चुअली। अब अगर हम इसमें, आपने प्रोज एंड कॉन्स बोला था, कॉन्स की बात करें तो हाँ, इंजेक्शंस है, वो 10 दिन आपको क्लिनिक भी आना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। पर हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि ये आपके लाइफ के सिर्फ 2 हफ्ते हैं, जो आपको थोड़ा सा डिपेंड करना है क्लिनिक पे, आपके डॉक्टर पे। पर उसका जो परिणाम है वो कहीं ज्यादा है, जो आपके पास आपका एक बेबी हो जाता है। तो दैट इज, जो जब आपका बच्चा आपके हाथ में होता है, मुझे लगता है ये सारी चीजें भूल जाता है कपल। तो वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आईवीएफ किसके लिए है? तो आईवीएफ, ये एक बहुत बड़ा अगेन मिथ है कि आईवीएफ सिर्फ एक महिला के कारण, प्रॉब्लम के कारण ही कराना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। 50% आईवीएफ जो हम देखते हैं आजकल क्लिनिक्स में, वो महिला के कारण होता है, और 50% मेल फैक्टर जो हम बोलते हैं, पुरुष में अगर कुछ तकलीफ होती है, जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म मोटिलिटी कम होना, ये सब चीजों के कारण भी आईवीएफ करना पड़ता है। तो हाँ, महिला के फैक्टर जैसे अंडे कम होना, क्वालिटी खराब होना, ट्यूब्स ब्लॉक्ड होना, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, ये सारे थोड़े फैक्टर्स हैं जो हम महिला में देखते हैं, पर पुरुष भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मैं हर जगह बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि आईवीएफ सिर्फ महिला के कारण नहीं किया जाता है, मेल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, लो मॉर्फोलॉजी, नो स्पर्म काउंट, ऐसे कई चीजें होती है जिसके कारण आईवीएफ ऑप्ट करना पड़ता है। तो मैम आपने बोला कि आदमियों में तो चलो ये इश्यूज हो जाते हैं स्पर्म काउंट कम होने के, बट लड़कियों में जैसा आपने बोला पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, तो अब ये सब तो आजकल बहुत सारा देखने को मिल रहा है कि बहुत अर्ली एज में हो जा रहा है, मतलब जी। 15-16 साल की बच्चियों को पीसीओडी हो जा रहा है। तो क्या इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, 15-16 साल की एज तक पहुंच गई इनफर्टिलिटी? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है गेटी। सो पीसीओएस होना मतलब इनफर्टिलिटी होना नहीं है। पीसीओएस होना मतलब कि आपको बच्चा कंसीव करने में तकलीफ आ सकती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि पीसीओएस में अंडे बहुत सारे होते हैं, उनकी क्वालिटी हालांकि सिर्फ 10% ऊपर नीचे होती है। और जो कि हम बोलते हैं, जो अंडा फूटता है लोगों में 14 दिन के आसपास, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडा फूटता नहीं है। तो अगर अंडा नहीं फूटेगा तो स्पर्म या शुक्राणु होगा भी, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। इसलिए पीसीओएस में इनफर्टिलिटी थोड़ी हल्की सी, कहते हैं ज्यादा होती है। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर कोई टीनेजर या किसी महिला को पीसीओएस है तो वो इनफर्टिलिटी की शिकार है, वैसा नहीं होता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए जितना यंग रहेंगे, क्वालिटी अंडे और शुक्राणु की बेटर रहेगी, ये तो गिवन है। और महिला में एग काउंट या अंडे की काउंट कम होती है, मतलब खत्म भी होती है। पर पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल खत्म नहीं होती है। वो अगर आपके हार्मोन सही हैं तो फिर आपके लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है कि आपका स्पर्म काउंट ऊपर नीचे हो सकता है। पर ये गलत होगा बोलना कि पुरुषों का एक उम्र पे आके स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है। पुरुषों का स्पर्म काउंट नहीं खत्म होता है। अच्छा, ओके। तो मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहते ही होंगे हमेशा। हाँ, अगर एक हेल्दी पुरुष है, बेसिक लाइफस्टाइल का, हार्मोन ठीक है, तो पुरुषों, इसीलिए आप अगर सुनते होंगे कि 70 साल पे भी कोई पुरुष है, उसने अपना स्पर्म दिया, उसके बच्चे हुए, लीगली अलाउड नहीं है। पर ये क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु हमेशा रहते हैं। जैसे कि महिला में 70 साल में खुद के अंडे होना संभव ही नहीं है। तो हम्म। पुरुषों में स्पर्म रह सकता है पर महिला में नहीं रह सकता है, वो एक अंतर है। तो आपके लिए वैसे फिर शादी की क्या सही उम्र होनी चाहिए? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी बहुत जल्दी कर लो, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, कि जी। बच्चे हो जाएंगे सही टाइम पर हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसा चल रहा है, जो अभी की लाइफ चल रही है, इसमें लोग पहले स्टेबल होना चाहते हैं, करियर जी। बेस्ड होना चाहते हैं।
तो ऐसे में एज एन आईवीएफ एक्सपर्ट, अगर किसी को आईवीएफ नहीं करवाना हो तो फिर क्या एज सही है शादी की? सी शादी की एज बोलना भी बहुत ही ट्रिकी होगा, क्योंकि आप ऐसा समझिए गेटी कि जैसे अगर आप और आपके दोस्त हैं, दो जन हैं, आपका और आपकी दोस्त सेम उम्र के हैं, हो सकता है सेम कॉलेज, सेम सब कुछ, खाना पीना भी सिमिलर हो, पर अगर आप अपना अंडे का टेस्ट कराएंगे, आपका वैल्यू अलग आएगा, आपकी दोस्त का अलग आएगा। तो ये मैं अक्सर पेशेंट को समझाती हूँ कि ये ऐसा कुछ है जैसे आपके बाल सफेद होते हैं, किसी के पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं। तो ये बोलना बहुत सही नहीं होगा कि शादी की एक उम्र क्या है। पर हाँ, आपकी प्राइम फर्टिलिटी एज अगर अपन एवरेज पकड़े तो वो लेट 20s, 28 से 32 साल तक आपका प्राइम एक एवरेज महिला का होता है। उससे पहले भी किसी में प्रॉब्लम आ सकती है या बाद में भी, वो अलग चीज है, पर एवरेज अगर आप देखें तो प्राइम फर्टिलिटी 28 से 32 के बीच में होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपके पास कभी कोई ऐसे जेनजी या फिर बहुत कम उम्र के लोग आए हैं आईवीएफ जी के लिए? बिल्कुल आए हैं, आईवीएफ के लिए आए हैं, पर तब वो आईवीएफ की क्वालिटी की वजह से नहीं आते, अगर मैं सच बोलूं, क्योंकि अगर वो जेनजी और यंग है तो उनकी क्वालिटी 5% की बहुत ही खराब होगी, नहीं तो अच्छी क्वालिटी होती है। वो अगर आईवीएफ के लिए आते हैं तो वो आते हैं कारणवश कि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या उनको एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ और तकलीफ है, उसकी वजह से आते हैं, और उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो एक यंग एज पे आ रहे हैं, तो उनकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अभी एक नया ट्रेंड भी गेटी हम देख रहे हैं, जहाँ पे ये जेनजीज आ रहे हैं अवेयरनेस के कारण, जो कि अपने एग्स फ्रीज करा रहे हैं, अंडे फ्रीज करा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने एकदम सही बोला कि उनका ना पार्टनर मिला है, करियर पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो उन कारणवश वो आ रहे हैं और अपने अंडे फ्रीज करा रहे हैं। और ये एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया हमने बहुत ज्यादा मात्रा में देखी है कि बहुत सारे जन आगे आ रहे हैं इसके लिए। अच्छा, ये एग फ्रीजिंग कितना सेफ होता है, मतलब और कितना खर्चा लगता है इसमें? सो एग फ्रीजिंग सेफ, बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको आईवीएफ की प्रक्रिया बोली वैसी सिमिलर है। और उसके हम्म। बाद आपने अगर आज आपके अंडे फ्रीज कराए, आप कल काम पे जा सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन कर सकते हैं, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो सेफ, बिल्कुल सेफ होती है। और इसका अगर हम कितना खर्चा होता है बोलूँ तो सही होगा बोलना 1.8 लाख से 2 लाख के अंदर इसका पूरा प्रक्रिया का एग फ्रीजिंग का खर्चा होता है। अच्छा, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा? नहीं, इसमें जैसे आप कोई भी क्लिनिक में, जैसे अगर जो महिला जाती हैं, जैसे हमारी क्लिनिक जो बैंगलोर में है उसमें हम बहुत सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस देते हैं, और ये हर क्लिनिक देती है, जैसे कि हम्म। ईएमआई ऑप्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस कारणवश ऐसा नहीं होता है कि आपको ये पूरी रकम एक बार में देनी है, क्योंकि सब समझते हैं कि ये यंग महिला है, ये फाइनेंशियली अभी कर रही हैं अपना काम, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। कई कंपनीज आजकल इंश्योरेंस भी ऑफर करती हैं जहाँ पे वो महिलाएं काम करती हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा, स्पर्म काउंट का भी रेट सेम है, इसका भी प्रोसीजर सेम है फिर? किस चीज का आप बोल रहे हैं? स्पर्म स्पर्म काउंट। जी। स्पर्म काउंट एग फ्रीजिंग से बहुत अलग काम करता है, क्योंकि स्पर्म, जैसे मैंने बोला आपको, एग्स निकालने के लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं जो महंगे होते हैं, इसलिए एग फ्रीजिंग का कॉस्ट हाई होता है। पर जब आप अच्छा। स्पर्म फ्रीजिंग की बात करते हैं तो वो एक्चुअली जो पुरुष है उनको आके इजैक्यूलेट देना होता है, और वो इजैक्यूलेट फ्रीज होता है, तो उसकी प्राइस तो बहुत ही कम है, मतलब 2,500 से 3,000 रुपए में आपका स्पर्म फ्रीज हो सकता है। बहुत बड़ा एक लार्ज बहुत डिफरेंस है तो में। बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो उसको आप फ्रीज करके आराम से रख सकते हो। अच्छा, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, हम्म। फीमेल बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना? जी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार दिक्कतें पीरियड्स में भी आ जाती हैं बहुत जल्दी। आजकल मेनोपॉज भी देखने को मिल रहा है। और क्या आईवीएफ जो भी लेडी करवाती है, क्या उनको भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस झेलना पड़ता है? क्या फ्यूचर में मेनोपॉज उनका जल्दी आता है, या फिर मेनोपॉज पे क्या असर पड़ता है बेसिकली?
ये बहुत ही कॉमन सवाल है और ये मैं बोलना चाहती हूँ, नहीं, आईवीएफ से बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और वो मैं आपको अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने आपको 10 दिन के इंजेक्शंस बोले, तो हम्म, ये इंजेक्शंस आपको रोज सेम टाइम पे लेने हैं। इसका हम्म, मतलब यही हुआ कि ये इंजेक्शंस आपकी बॉडी से रोज निकल जा रहे हैं, स्वेट के जरिए, यूरिन के जरिए। तो ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते। अगर ये इतना लॉन्ग लास्टिंग होते तो महिला को आईवीएफ में हर रोज इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप समझ रहे हैं? तो फिर ये तो इंजेक्शन जब निकल जा रहा है तो फिर क्या इफेक्ट डाल रहा है? इसीलिए तो रोज आपको लेना पड़ा है ना, क्योंकि 10 दिन आपको वो इफेक्ट बॉडी पे चाहिए। तो मैं आपका सवाल का आंसर दे रही हूँ कि अगर ये इतने स्ट्रांग होते, साइड इफेक्ट्स हम्म, क्रिएट करते, तो आपको हम्म, रोज लेना ही नहीं पड़ता। इतना स्ट्रांग होता, एक लेते सब काम हो जाता। तो उससे हमें पता चलता है कि ये इंजेक्शंस बिल्कुल भी इतना स्ट्रांग नहीं होते। ये हॉर्मोन्स होते हैं, पर ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि रोज मतलब आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, तो उनका असर नहीं होता है आफ्टर आईवीएफ। आप आईवीएफ हम्म, कराने के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ नहीं होता है। और हम्म, उसका मतलब हमारे इधर पेशेंट्स आए हैं जिनने 8-9 आईवीएफ भी कराए हैं, क्योंकि नहीं उनको सफलता मिल रही थी, तो अलग 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 जगह करके उनका बेबी हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे देख रहे हो, मैं भी एक आईवीएफ मदर हूँ। मैं भी हम्म। मैंने भी हॉर्मोन्स लिए हैं, पर मैं एकदम नॉर्मल हूँ। तो हार्मोन इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म आईवीएफ से बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत ही सेफ हार्मोन्स है, और ये वही हार्मोन्स है जो अपन अपनी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए वो बायो अवेलेबल जो बोलते हैं, ये सेम हार्मोन्स है। अच्छा, आपने बोला कि एक महिला ने 8-9 बार आईवीएफ जी। करवाया था। ये तो बहुत बड़ा एक होता है। तो आईवीएफ कितने बार करवाना सेफ होता है? मतलब क्योंकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो बॉडी पर चढ़ता ही होगा। तो फिर कितने बार सेफ होता है मैक्स? देखिए, इसका आंसर है कि 8 से 9 बार करा है और वो सेफ होता है। जो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से जो होता है गेटी, वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। मेंटली मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप फिजिकली की बात करते हैं तो ये आईवीएफ में गैप्स होते हैं। ये एक के बाद एक नहीं किए जाते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना गैप के बाद करे जाते हैं। इसलिए फिजिकली इतना इम्पैक्ट नहीं हमने देखा है, मतलब मेरी प्रैक्टिस में। हुँ, मेंटली ज़्यादा होता है, जहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं जो भी आते हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो आपके हस्बैंड में, चाहे फैमिली में या फ्रेंड्स में। मेंटली एक महिला को ज़्यादा मुझे लगता है चीज़ों से जूझना पड़ता है जब उनका स्ट्रगल होता है आईवीएफ या इनफर्टिलिटी से। तो फिजिकली नॉट सो मच, इमोशनली ज़्यादा असर दिखता है। तो मैम आप खुद भी आईवीएफ मदर रही जैसा कि आपने बताया, तो आप एक आईवीएफ एक्सपर्ट भी हैं। आप ऑलरेडी 2 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़िग्नेशन अपने साथ कैरी कर रही हैं। तो इसमें 2 सवाल आता है कि कुछ रीज़न्स होते हैं जब महिलाओं को आईवीएफ करवाना पड़ता है। कुछ जी। कमियाँ हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ हो जाता है, जी। जी। ठीक है। अब बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम कई बार नहीं जानते हैं उन चीज़ों को, बट आप एक आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, है ना? यू मस्ट बी नोइंग ऑल द सर्कमस्टांसेस, प्रॉन्स एंड कॉन्स, एवरीथिंग जो कि आईवीएफ करवाने के लिए एक औरत को झेलना पड़ता है, ठीक है? और आप आईवीएफ मदर रही हैं। आपने ऐसा क्या गलतियों को आपने नज़रअंदाज कर दिया जिसकी वजह से आपको आईवीएफ करवाना पड़ा? तो इसका आंसर है गेटी, बेसिकली मैं मेरी शादी जो एक बहुत बड़ा कारण है आईवीएफ का, लेट मैरिजेस जो अपन बड़े बुजुर्ग जैसे आपने बोला, लेट मैरिजेस, मेरी शादी ही 32 पे हुई थी। तो अच्छा। हालांकि मेरा एग काउंट बहुत अच्छा था, पर ऑफ कोर्स जब अगर मैं 35 पे कंसीव करने का ट्राई कर रही हूँ, 2 साल हमने नेचुरली ट्राई किया, और जब नहीं हुआ तो 35 पे मैंने आईवीएफ चूज किया। क्योंकि अगर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आईवीएफ डरावना नहीं है, आईवीएफ का साथ लीजिए आपके उसमें, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही अगर नहीं करे तो बहुत गलत होता है मेरे मेरे हिसाब से। तो हमने 35 पे आईवीएफ किया, हमारा जो सेंटर है बैंगलोर में उधर ही किया। तो अच्छा। हमें वो हम लकी थे कि हमें ढूंढना नहीं पड़ा कहाँ जाए करने। और हम क्योंकि इस साइंस में है तब भी मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं था, क्योंकि दिमाग बहुत आगे चलता है। क्योंकि अब मुझे हुँ, ये पूरी प्रक्रिया पता है, मैं रोज दूसरों के एम्ब्रियोज बनाती हूँ। तो जब हुँ, मेरे एम्ब्रियोज इंक्यूबेटर में थे, जब बन रहे थे, मुझे पता है मेरा स्ट्रेस कितना ज्यादा था।
पर मुझे लगता है हमारी साइंस और भगवान की दुआ से मेरा फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में पॉजिटिव हो गया। पर वो जो वेट करना पड़ता है आपको 14 दिन जानने के लिए रिजल्ट, बाप रे, वो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चीज है। इंजेक्शन से भी मुश्किल है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि आपने अभी तक जितनी मेहनत ली है वो सफल होगी कि नहीं। वो आपका एग्जाम का रिजल्ट की तरह होता है, और इसमें आपका कोई हाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो स्टिक होगा कि नहीं वो कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जैसे कॉलेज में ये लिखा रहता है बोर्ड पर कि 100% प्लेसमेंट, लेकिन वी ऑल नो द रियलिटी। राइट। आईवीएफ के सामने भी लिखा रहता है 100% गारंटी। तो ये 100% गारंटी की क्या सच्चाई है? नहीं, तो मेरी सबसे बड़ी जो लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, जहां आपको दिखे 100% गारंटी, प्लीज आप उधर मत जाइए। क्योंकि आईवीएफ विश्व भर में 100% हो ही नहीं सकता। और इसका ये कारण है कि आप बेस्ट एम्ब्रियो बना सकते हो, आप बेस्ट गर्भाशय यूट्रस की लाइनिंग बना सकते हो, पर जब आप वो एम्ब्रियो को यूट्रस में रखते हैं, डालते हैं, वो चिपकेगा कि नहीं वो दुनिया का कोई डॉक्टर कोई नहीं बता सकता है। इस कारणवश आईवीएफ 100% हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए अगर, जैसे आपने कहा गारंटी, मैंने भी वो एड्स देखे हैं, तो हम्म। प्लीज वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो जगह पे मत चूज करिए, क्योंकि कोई भी क्लिनिक अगर 100% बोलता है तो वो सच नहीं है। अच्छा, फीमेल बॉडी जब एबॉर्शन झेलती जी। है ना? बहुत बार ऐसा होता होगा, आपके पास केसेस आते होंगे जिन्होंने पहले एबॉर्शन झेल लिया और फिर वो आईवीएफ के लिए आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कितना ये इम्पैक्ट डालता है एक आईवीएफ प्रोसीजर पे? तो देखिए, अबॉर्शन जो महिलाएं कराती हैं कोई भी कारणवश, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, वो उनने कोई कारण से कराया है। पर हुँ, अगर वो अबॉर्शन उनने खुद किया है, जैसे मैं आपको पता है आजकल दवाइयाँ मिलती हैं और हुँ, बिना डॉक्टर के जाए, उनमें तकलीफ आती है बाद में। क्योंकि आपके यूट्रस में या गर्भाशय में हो सकता है वो रिमेन्स, बेबी का रिमेन चिपका हो, अच्छे से आपकी गर्भाशय क्लीन नहीं हुई हो, वो इन्फेक्शन बनाती, उन अबॉर्शंस में तकलीफ आती है। पर अगर आपने अबॉर्शन सेफली एक डॉक्टर की सहायता से किया है, जिसमें डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने आपको बाद में स्कैन करके देखा है कि आपकी यूट्रस क्लीन है, तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो टू आंसर आपका सवाल, अबॉर्शन इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, पर आपने अबॉर्शन किस तरीके से किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। अल्कोहल और स्मोकिंग का कितना असर पड़ता है रिप्रोडक्शन सिस्टम पे? बहुत ज़्यादा। और ये इफ़ेक्ट महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। और अल्कोहल से ज़्यादा मेरे ओपिनियन में स्मोकिंग और वेपिंग का ज़्यादा है। वो आपका काउंट, स्पर्म काउंट दिख सकता है, एग काउंट दिख सकता है, पर ये आपके डायरेक्ट क्वालिटी पे असर करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको नेचुरली बच्चा पैदा करने में या आईवीएफ के सहायता से भी बच्चा पैदा करने में। ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं जहाँ पर हम लोग इर्द-गिर्द ऑटोमोबाइल से घिरे हुए हैं, और ऑटोमोबाइल से मेरे कहने का मतलब है कि जो वाइब्रेशन इससे क्रिएट होता है, जैसे हम लोग जी। फ़ोन्स रखते हैं, फ़ोन्स हम लोग फ्रंट पॉकेट में रख लेते हैं, लैपटॉप जो है हम लैपी पे अपने रख के काम करते हैं, उसका भी क्या असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, आप सही बोल रहे हैं। वाइब्रेशंस भी, प्लस जो हीट जनरेट होती है, हुँ, खासकर ये लैपटॉप से या टाइट अंडरवेयर से, या जो बाइक्स पे बहुत लंबे जगह पुरुष जो बैठ के एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो इंजन की हीट होती है, ये सबका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। खासकर ये पुरुष की जो फर्टिलिटी है उस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर ऐसे में फिर इंसान कैसे ट्रैवल करेगा? अब मान लीजिए कोई फ़ोर व्हीलर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, कोई मेट्रो से जाना उसके लिए बहुत देरी वाला काम है, आप बोल रहे हो कि बाइक से भी हो रहा है। तो वो फिर किस तरीके से इसका एक निकाल सकते हैं सॉल्यूशन? और भी जैसे फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स, लैपटॉप चलो आप रख लोगे, लेकिन ये सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? देखिए, बाइक का ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही बाइक गलत है, पर जो बाइक से अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो हीट इंजन की जो गर्म हो जाता है, वो आप हुँ, ना होने दें, या तो रुक के चलाएं, या आप एक कवरिंग रखें, जैसे एक थिक क्लॉथ रख लीजिए, उस पे बैठिए, सीट कवर लगा लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट हीट
से आप बच पाए। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए कंप्लीटली जब रहना है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हर चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन को बोलते हैं जंक मत खाओ, पर खाते ही हैं। तो जितना पर आपसे हो सकता है उतना अगर आपने कंट्रोल भी किया तो उसका आपको पॉजिटिव असर बिल्कुल दिखेगा। अच्छा। और आजकल के ज़माने में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि हमारा स्लीपिंग रूटीन कुछ रहा ही नहीं है। जी। हम कभी रात के 3 बजे सो रहे हैं, सुबह के 11-12 बजे उठ रहे हैं, कभी मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। तो जी। इसका असर भी क्या फर्टिलिटी पर पड़ता है? जी, बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है और ये दोनों के लिए है वापस। क्योंकि महिला में हॉर्मोन्स पूरे आपके डिसरप्ट हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अरे मुझे इस महीना पीरियड नहीं आया, मासिक नहीं आया, लेट आया, जल्दी आया। हो सकता है आपका पूरा पूरा रूटीन अगर हिल गया है, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। प्लस पुरुष में ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट पे डायरेक्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है नींद से। तो इसीलिए जो नाइट शिफ्ट वाले लोग होते हैं, जिनका पूरा साइकिल ही उल्टा होता है, अगर आप उनमें देखें तो उनमें कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स बहुत फैक्टर्स होते हैं इनफर्टिलिटी के, पर कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट करता है। इसलिए हम जो भी पेशेंट आता है, हम उनको बोलते हैं प्लीज आप सोने के 1 घंटे पहले तक स्क्रीन मत देखिए। आप हुँ, हुँ। 7 से 8 घंटा मिनिमम सोइए रात को, क्योंकि वो जो नींद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके रेस्ट के लिए नहीं, पर आपके हॉर्मोन्स को सेटल करने के लिए भी। अच्छा। आजकल ना सेलिब्रिटीज़ कई सारे अपना एग फ्रीज़ करवा रहे हैं, स्पर्म फ्रीज़ करवा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पूछा कि कैसा ये सेफ रहता है या फिर नहीं रहता है, तो ये कौन-सा एज एक पर्टिकुलर जो बहुत सही होता है एग फ्रीज़िंग और स्पर्म फ्रीज़िंग के लिए? तो एग फ्रीजिंग के लिए खासकर जितना जल्दी आप करें वो बेहतर होता है, क्योंकि आपका काउंट और क्वालिटी दोनों बरकरार रहते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे अगर आप 28 के हैं और आपको पता है कुछ कारणवश कि आप 35 साल तक शादी नहीं करने वाले, आप करियर में घुस चुके हैं सेलिब्रिटी जैसे कि, तो सोचिए मत, रुकिए मत 35 होने का फ्रीज करने के लिए। 28 पे करिए, आपको अंडे भी ज्यादा मिलेंगे, क्वालिटी भी कम मिलेगी। क्योंकि डेटा सजेस्ट करता है कि एक लाइव बर्थ, जो कि एक जिंदा बच्चा करने के लिए आईवीएफ के थ्रू, बीच में मिसकैरेज और सब हटाने, आपको 8 अच्छे अंडे चाहिए होते हैं। तो आप अगर खुद गिनती करें, आपके अच्छे अंडे यंग एज में होंगे। आप 35 पे हुँ। भी एग फ्रीज करा सकते हो, पर आपको फिर उतने बार राउंड्स कराना पड़ेगा, वो एटलीस्ट 8 से 10 अंडे कलेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं, जो हमसे पूछते हैं, हम बोलते हैं अगर आप सोच रहे हो प्लीज एग फ्रीजिंग अभी कराओ, रुकिए मत। तो 1 अंडा नहीं लिया जाता, 8 अंडे लिए जाते हैं टोटल। टोटल 8 चाहिए हमें। देखिए हर एक अंडा जब स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, जरूरी नहीं है वो एम्ब्रियो बने, क्योंकि अच्छा। छटते जाते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं कि मेरा एक अंडा है मतलब एक बच्चा है, ऐसा नहीं होता है। आपका एक अंडा है, वो आपके शुक्राणु से मिलता है, फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो चिपकता है नहीं चिपकता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं केटी। तो इसीलिए डेटा सजेस्ट करता है कि अगर आपका प्राइम फर्टिलिटी जो कि 28 से 32 है, उसमें आपने किया, तो आपको ज्यादा अंडे मिलेंगे। आपका उसी उसमें साइकिल में एक बार में चांसेस ऑफ कंसीविंग बढ़ जाता है। 35 या 40 की उम्र में आपको अंडे ही कम मिलेंगे। तो आपको 8 अंडे कलेक्ट करने के लिए आपको ये बार बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए अर्लियर द बेटर। अच्छा, तो जैसे कि बोला जाता है कि 1 अंडा जब फूटता है तब पीरियड्स होता है। तो जो 8 अंडे आप आईवीएफ में जब आप 8 अंडे लोगे एग फ्रीजिंग के लिए, तो मतलब 8 महीने फिर पीरियड्स नहीं होंगे? नहीं, वो एक ही बार में लिए जाते हैं ना। तो आप ऐसा नहीं है, देखिए जब आप, अगर आप नेचुरल उससे कंपेयर कर रहे हो कि हर बार एक अंडा फूटता है, पर आपकी हुँ, ओवरी में अंडे और हैं। आपकी हुँ, बॉडी से भी एक अंडा निकालती है नेचुरल कंसेप्शन के लिए। इसीलिए हम अच्छा। आईवीएफ में इंजेक्शंस देते हैं, ताकि आपके जो बाकी के अंडे जो सो रहे हैं, समझिए जो फूट नहीं रहे, हम हुँ, उनको इंजेक्शन से जगा के साथ में सारे अंडे निकालते हैं। पर आपका जब नेक्स्ट मंथ मासिक आता है, तो वापस आपके ओवरीज में अंडे बन जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम खाली कर देते हैं, पर हम हर साइकिल में थोड़े थोड़े अंडे लेते रहते हैं।
अच्छा, ये मिथ है या फिर सच्चाई है कि आईवीएफ से ज़्यादातर जुड़वा बच्चे होते हैं? सच्चाई भी है मिथ भी है। और हुँ, ये है क्योंकि काफी जगह अभी भी इंडिया में लोग दो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, मतलब दो एम्ब्रियो डालते हैं गर्भाशय में। तो जब आप दो डालते हो, ट्विन्स हो सकते हैं, एक हो सकता है या जीरो हो सकता है। इसलिए आईवीएफ का नाम बदनाम हो गया है कि आईवीएफ से ट्विन्स होते हैं, क्योंकि लोग दो एम्ब्रियो डालते हैं। पर जैसे कोई अच्छा सेंटर हो या जिस जो समझता है वो एक ही डालता है। तो उससे हम, जैसे हम भी एक ही करते हैं, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि मेरा जॉब आपको सिर्फ प्रेग्नेंट करना नहीं है, पर हुँ। आपको पूरी प्रेगनेंसी भी सेफ रखना हमारा काम है। तो अगर आपके ट्विन्स है तो आपको पता ही है, ट्विन्स की प्रेगनेंसी झेलना एक अलग ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्विन्स में माँ को ट्विन्स लेके प्रेग्नेंट रहना। तो ये 2 एम्ब्रियोज़ क्यों डालते हैं? क्या रीज़न है? सक्सेस रेट थोड़ा हाई हो जाता है ना, कि वो सोचते हैं एक नहीं चिपकेगा तो दूसरा चिपकेगा। तो दो, और दो तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप करते हैं पहले, अब नहीं होता है ये। पहले लोग तीन चार भी डालते थे। तो अगर आपने तीन डाले हैं तो मतलब तीन स्टिक हो सकते हैं, दो स्टिक हो सकता है, एक स्टिक हो सकता है, या जीरो। तो हैं। ट्रिपलेट्स भी इसीलिए आपने सुना ही होगा, बहुत जन के हाँ, ट्रिपलेट्स। फराह खान के भी आईवीएफ के थ्रू जी ही जी जी, ट्रिपलेट्स। तो वो इसी वजह से उनने तीन ट्रांसफर किए होंगे और तीनों स्टिक हो गए। अच्छा। आईवीएफ को लेकर इंडिया में कई सारे मिथ हैं कि मतलब अब जैसे कि एक मूवी भी आई थी जिसमें डोनर थे आयुष्मान खुराना जी, है ना? जी जी। तो क्या ऐसा होता है कि कोई भी एक आदमी अपना डोनेट करते जाता है, वो जितना मन चाहे उतना डोनेट कर सकता है ये एक्चुअली कोई? केटी, वो मूवी के बाद हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमें इतने कॉल्स आते थे, लोगों को लगता था वो सच है। पर जो हुँ, दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाँ, स्पर्म डोनर्स होते हैं, पर हुँ, स्पर्म डोनर्स ऐसे ही क्लिनिक में आके डोनेट करके गिफ्ट्स लेके नहीं जाते हैं। हमें स्पर्म डोनर लेते जो हम हैं वो अनोनिमस होते हैं, उनको हमें नहीं अच्छा, पता होता वो कौन है। और वो एक एआरटी बैंक बोलते हैं हम, हुँ, मतलब एक बैंक में वो फ्रोजन रहते हैं हुँ, सैंपल। तो वो हुँ। हमें सिर्फ सैंपल का वायल भेजते हैं। वो पुरुष कैसे दिखता है, कौन है, हमें नहीं पता होता है। ये लीगल लेकिन तरीका फिर है। लेकिन फिर जब आपको पता ही नहीं है तो हाउ कैसे पता चलेगा कि मतलब वो सही है, वो जेनेटिकली ऊपर से नीचे तक उसका सब कुछ सही है, स्पर्म काउंट अच्छा है, हेल्दी है? तो हमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स पेपर पे आता है कि 6 फीट, 6 फीट, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुप, काउंट, मोटिलिटी, ऐसे करके हुँ, बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट में आता है, जो कि हम अच्छा, उसमें से एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट सैंपल चूज कर सकते हैं। पर अच्छा। वो जो आता है, हम मतलब वो पुरुष को नहीं मिलते हैं। फिर जो हम चूज करते हैं वो एक वायल में उसका सैंपल आता है। इसीलिए एआरटी बैंक्स के थ्रू, क्योंकि वो एआरटी बैंक की जिम्मेदारी है कि उनका पेपर वर्क और वो जैसे सैंपल रख रहे हैं उनको सही तरीके से रखना है। तो जैसे स्पर्म डोनर्स होते हैं वैसे एग डोनर्स भी होती हैं, जी, खासकर इंडिया में? एकदम। जी, एग डोनर्स बिल्कुल होते हैं। एग डोनर्स की आफ्टर ये एआरटी लॉ आया था 2021 में, जो कि बहुत अच्छा था, अच्छा है, क्योंकि जो सही से काम कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे एग डोनर पे, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट होते थे, जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो एग हुँ, डोनर्स को ऑफ कोर्स हम मिलते हैं, वो भी अनोनिमस होते हैं। तो एक पेशेंट अपने कोई किसी को लेके नहीं आ सकता है कि अच्छा आप इसके अंडे मुझे दे दो, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट के अच्छा, लिए वो एग डोनर अनोनिमस होता है। हम एज अ क्लिनिक एग डोनर को ऑफ कोर्स मिलते हैं, क्योंकि हमें उनको इंजेक्शन देने हैं, स्कैन करना है, एग रिट्रीवल करना है। तो क्लिनिक को पता होता है कौन है, पर हम उनको पेशेंट से नहीं मिलाते। हम उनके सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो ये पेरेंट्स का नहीं होता कि किसका अंडा है, किसका स्पर्म है, क्या है? ये उनके कंसेंट के बिना नहीं होता है ना। अगर जैसे आज एक कपल आया, उनको एग डोनर चाहिए, तो ही हम आफ्टर कंसेंट उनको एग डोनर प्रोवाइड करते हैं। तो वो उनकी अच्छा। जानकारी में होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो आए और हमें मन किया एग डोनर, स्पर्म डोनर कुछ भी दे दो। वो गलत है, वो इलीगल है। तो ओनली अगर वो कपल ने बोला तो ही हो सकता है।
तो ऐसा जैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और कास्टिज़्म को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो जी। ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं हमें हमारी कास्ट का ही चाहिए, कास्ट की का ही अंडा होना चाहिए, हमारे रिलीजन का होना चाहिए, ऐसा कुछ? लोग बोलते हैं, मैं सच बोलती हूँ, लोग ये भी बोलते हैं कि वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, पर हम उनको अच्छा। वही समझा, हाँ जी, काफी रिक्वेस्ट आते हैं कि वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, कास्ट के हम्म। हिसाब से चाहिए। तो वो एज पर लॉ हम वो सब क्राइटेरिया नहीं मैच कर सकते हैं। हम ये मैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जेनेटिक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हेल्थ ऑफ द डोनर, ये सब हम मैच कर सकते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि लॉ के परव्यू में क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो पेशेंट समझते हैं, पर उनका भी हम दुविधा समझते हैं कि भाई एक इंडिया में, क्योंकि जैसे आपने कहा इतना स्ट्रांग है, तो उनका भी पूछना जाहिर है। अच्छा, हमारे इंडिया में जैसे देखा जाता है कि चलो ठीक है, अंडा तो दूसरे का ले लेंगे, ठीक है, हम्म। लेकिन खून हमारा आदमी मर्द का होना चाहिए, हाँ। ठीक है, जी जी जी। मतलब स्पर्म हमारा ही होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का स्पर्म काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से फर्टाइल ही नहीं हो पा रहा है, जी। एम्ब्रियोज जो हो रहे हैं वो बन नहीं पा रहे। तो ऐसे में फिर क्या सिचुएशन बनती है आईवीएफ वालों की फिर? फिर हमारी बहुत ही काउंसलिंग होती है कपल के साथ, और हम उनको हुँ, ऑप्शंस देते हैं कि देखिए, आपके शुक्राणु से फर्टिलिटी नहीं रह पा रही है, एग्जाम्पल, तो हुँ, आपके दो ही ऑप्शन है। एक कि आप मतलब सोचे कि नहीं, अगर आपको इतना है कि आपको अपना फैमिली नेम खून का, जैसे आप बोल रहे हैं वैसा है, तो आप चूज करिए कि नहीं करना है। या अगर हुँ, आपको बच्चे का सुख चाहिए और ये आपको नहीं सोचना है, तो स्पर्म डोनर ऑप्शन है। तो ये दो चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। हम कोई भी कपल को फोर्स नहीं करते हैं गेटी, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग की चीज है। पर हम उनको हुँ, ऑप्शंस बिल्कुल देते हैं। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक हुँ, बच्चा आज चाहे मेरा ही बच्चा हो, उसमें 33% मेरा आता है, 33% मेरे हस्बैंड का, 33%, और 33% एनवायरमेंट का होता है, जो अच्छा, आपके आजू बाजू जैसे आप बड़ा करते हो। और उसी कारण से गेटी, हमने आज तक, जो हमें पता है, एक डोनर है, ऑफ कोर्स अनोनिमस होता है, और वो जब हमको मिलने आते हैं, मैं आपसे मजाक भी नहीं कर रही हूँ, कितने बच्चे अपने माँ जैसे दिखते हैं। और वो मुझे पता है जेनेटिकली संभव नहीं है, पर हुँ, जब बच्चा आपके घर में पलता है, आप उसको इतना प्यार देते हो, आपने उसको 9 महीने कैरी किया है, तो मैंने अपने ये 16 साल के प्रैक्टिस में नहीं देखा है कि एकदम ही अलग हो, या वैसा बहुत ही रेयर होता है। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं, जैसे जो किसी को दुविधा होती है, अरे एक डोनर मेरे जैसा नहीं दिखा, तो नहीं, हम फिजिकली जितना क्लोज है मैच करते हैं, कलर, हाइट, ये सब। उसके बाद आप बच्चे को जैसा प्यार देते हो, जैसा बड़ा करते हो, वो ढल जाता है, वो परिवार जैसा ही दिखता है। और वो एक दिक्कत हमने आज तक किसी देखा नहीं है कि कोई बोलता है अरे सब बोल रहे हैं ये मेरा नहीं है। इंडिया में आईवीएफ को लेकर क्या कानून है? क्या, सॉरी, कानून? हाँ, लॉ क्या है? इंडिया में कानून 21 के पहले, जैसे मैंने बोला, काफी वेग था, कुछ हुँ, इतना नहीं था, पर 21 के बाद काफी सख्त हुआ है। जो अच्छा हुआ है कि हर क्लिनिक को रजिस्टर्ड होना चाहिए, एआरटी रजिस्ट्रेशन एक बोलते हैं, उसमें वो लोग काफी चीजें चेक करते हैं, जो कि सेफ्टी ऑफ द कपल के लिए है। उसके हुँ, अलावा आईवीएफ इंडिया में 50 साल तक महिला को आप महिला करा सकती है, या 55, 55 साल तक पुरुष। उसके बाद अगर कोई महिला या पुरुष है, तो आपको एक्चुअली बाय लॉ मना करना है। आपने अगर वो केस लिया तो वो इलीगल है। तो ये सब चीजें थोड़ी टाइटन हुई हैं। और सरोगेसी जो पहले हर क्लिनिक करती थी, वो भी काफी स्ट्रिक्ट हुआ है, जहाँ पे आपको विदाउट सरोगेसी लाइसेंस आप सरोगेसी नहीं कर सकते। और ये बहुत ही बड़ा एक चीज हुई है कि आप नहीं कर सकते हैं। और पुरुष खुद अकेले सरोगेसी नहीं कर सकता है, मतलब आज पुरुष ने सरोगेसी से एक बच्चा ले लिया, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैसे आप करण जौहर, तुषार हुँ। कपूर। तो ये सब चीजें अब इलीगल है कि पुरुष नहीं, सरोगेसी सिंगल पुरुष नहीं करा सकते। तो ये इन्होंने पहले करवाया था इसलिए वो उन पर जी अभी टर्म्स नहीं लागू जी होते हैं। जी। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की माँ भी 58 साल की उम्र में आईवीएफ के थ्रू फिर माँ बनी थी, और आपने कहा कि 50 के बाद फिर अलाउड ही नहीं है ना? लेकिन वो कितना सेफ होता है, क्योंकि 58 की एज में तो बनी, तो वो अंडर लॉ था पहली बात, दूसरी बात वो कितना सेफ था?
नहीं, वो अंडर लॉ नहीं है, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, कि एज एन आईवीएफ एक्सपर्ट हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम लॉ को एक्सप्लॉइट नहीं करें। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और उसके दो तीन कारण हैं। एक तो लॉ के अगेंस्ट है, दूसरा है आप उस एज में आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आपकी बॉडी भी तो की भी उम्र हुई है, तो आपके रिस्क ऑफ डायबिटीज, रिस्की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी। तीसरा, हम्म, अगर आप प्रैक्टिकल रीजन देखें तो आपका 58 ईयर्स में बेबी हुआ है, आप जब हम्म, तक 20 साल, 78 बहुत बड़ी उम्र होती है, अपने यहाँ जो सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तब तक बच्चे की उम्र सिर्फ 20 साल होगी। तो तो वो मेरे अनुसार सही नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही अगर इतने एज है तो बच्चे को वो सपोर्ट मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। आराम से हो सकती है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि क्योंकि इंडिया में ये चीज़ बहुत देखी गई है और हमने देखा है कि लड़कियाँ पैदा करते जाते हैं ताकि एक लड़का हो जाए, है ना? तो क्या आईवीएफ में ऐसा होता है कि आईवीएफ के ज़रिए लोग आते हैं कि हमें बेटा करवा दो, हमें बेटी करवा दो, और क्या ये पॉसिबल है? जेंडर सिलेक्शन क्या पॉसिबल है आईवीएफ के थ्रू? बाय लॉ, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट बोलते हैं, उसके हुँ, हिसाब से जेंडर सिलेक्शन बिल्कुल इलीगल है। अच्छा। और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक एम्ब्रियो को देख के मैं नहीं बता सकती ये पुरुष है कि महिला है, और ये बहुत कपल्स नहीं समझते हैं। तो मुझे अच्छा। याद है कि बहुत कपल्स जब हम फर्टिलाइज करते हैं, अरे देख लीजिए लड़का हो जाए या हुँ, लड़की हो जाए, तो हम उनको हुँ, बोलते हैं ये मुमकिन ही नहीं है देखने से कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। एक ही टेक्निक होती है जिससे आपको पता चलता है, जो कि जेनेटिक टेस्टिंग है, जो कि हुँ। किया जाता है ये सब इश्यूज के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम और ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। पर इंडिया में वो लैब्स भी आपको रिपोर्ट नहीं देती हैं, क्योंकि वो भी तो उसके थ्रू पीसीपीएनडीटी पता चल जाता है? उसके थ्रू पता चल जाता है जेंडर वही का? एक टेक्निक है, पर इंडिया में वो लैब्स भी पीसीपीएनडीटी के अंदर आती हैं। तो कोई भी अच्छा, लैब अच्छा। रिस्क नहीं लेगा वो रिपोर्ट देने का। तो हुँ। बॉटम लाइन, आपको इंडिया में मालूम करना आईवीएफ के थ्रू कि लड़का एम्ब्रियो है या लड़की एम्ब्रियो है, इम्पॉसिबल है, और वो बिल्कुल 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 इलीगल है। तो ये दूसरे देशों में होता है? जी, होता है किन हर देशों में? बैंकॉक, दुबई, पाकिस्तान में भी होता है, अच्छा। अलाउड है जी। और मतलब वेस्ट में काफी, हर मतलब मेरे जानकारी के हिसाब से अमेरिका, यूके, जो सारे बड़े देश हैं सब में होता है। अपने इधर नहीं तो होता फिर है, क्योंकि वो जेंडर रेशियो हिल जाता है फिर। तो फिर इंडिया के कई सारे लोग जाते होंगे वैसे देश वहाँ पर आईवीएफ करवाने के लिए जिनको एकदम सॉलिड चाहिए? जाते होंगे, एंड जिनके पास पैसा है, पता है कहाँ है, क्योंकि आईवीएफ बाहर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हुँ। अच्छा, क्या कोई काउंट होता है एग और स्पर्म का कि इतना होना ही चाहिए आईवीएफ के लिए? मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे गिरा तो फिर नो चांस। ऐसा नहीं है, जैसे हमने सक्सेस एक अंडे से भी किया है, जिसका एक अंडा हर बार मिलता था, जो कि बहुत कम है। तो मेरा इसमें आंसर ये है कि काउंट से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। अगर आपका एक अंडा भी हुआ या काउंट एकदम 0.1 मिलियन, जो कि बहुत कम काउंट बोला जाता है, पर अगर उस आपने एक आप लाइफस्टाइल मेंटेन की है, या आपका क्वालिटी अंडे की ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल सकता है। तो इट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन आईवीएफ। तो फिर क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए? एग और स्पर्म दोनों के लिए कैसे सुधार सकते हैं? स्पर्म का हर समझिए 3 महीने में स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। जैसे हुँ, अगर कोई स्मोकर है, ड्रिंकर है, और उसका स्पर्म काउंट और डीएनए स्पर्म का बहुत ज़्यादा खराब है, जो कि टेस्ट से पता चलता है, अगर उसने 3 महीने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एकदम कम कर दी, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट की, एंटीऑक्सीडेंट्स खाता है, तो आपको 3 महीने में बिल्कुल चेंज दिखने की आशा है। एग अच्छा। नहीं इतना सिंपल है। एग की क्वालिटी अगर खराब होती है तो वो कई हद तक इरिवर्सिबल होती है, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए बोला भी जाता है कि जैसे आपने बोला, बड़े बुजुर्ग कहते थे जल्दी शादी करो, या महिलाओं को इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि कॉलेज में या जेनजीज को अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें क्वालिटी खराब होती है तो वो कई हद तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते।
अच्छा, ऐसा होता है क्या कि पहली प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो गई थी, ठीक है, बट वो सी सेक्शन हुआ था, है जी। ना? और अब सेकंड प्रेगनेंसी के लिए कंसीव नहीं हो पा रहा है नेचुरली, अब दे केम अप टू यू कि आई वांट आईवीएफ, तो क्या सी सेक्शन हुए डिलीवरी वाले औरतों का आईवीएफ हो सकता है? जी, बिल्कुल, उसका कोई रिलेशन नहीं है सी सेक्शन से। अच्छा। हाँ, और जो ये सेकंड टाइम आते हैं उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है, कि अच्छा। फर्स्ट टाइम उनका हो गया पर सेकंड टाइम उनको मुश्किल आ रही है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचें तो वो भी होता है क्योंकि सेकंड टाइम तक उनकी एज थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर एज बढ़ी है तो ज़्यादातर ये केसेस होते हैं जहाँ पे एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उनको थोड़ा सपोर्ट लगता है टू कंसीव। पर सी सेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि सी सेक्शन एक एकदम ही अलग प्रक्रिया है जो आपके अच्छा। एग काउंट को इम्पैक्ट नहीं करता है। नहीं, ऑपरेशन होता है ना, तो फिर हाँ, पर उसका। तब भी नहीं, तो तब भी आपके यूट्रस को कोई हार्म नहीं होता है। सक्सेसफुली आफ्टर सी सेक्शन भी आप आईवीएफ के थ्रू या नेचुरली इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि आईवीएफ पहले करवाया हो किसी ने, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ सक्सेसफुल रहा, फिर दूसरी बार उनका फिर कंसीव नहीं हो रहा हो, आईवीएफ फिर से करवाना हो उनको? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, हर आईवीएफ अटेम्प्ट मैं कहती हूँ एक ताले और चाबी की तरह होता है। वो क्लिक हुआ तो कई कारणवश होता है, नहीं हुआ तो भी कई कारण होते हैं। तो आपका सेकंड टाइम नहीं होने का बहुत कारण होते हैं कि आपके एम्ब्रियोज क्या थोड़े आपके ओल्डर यू के हैं, मतलब आप थोड़े बड़े हो गए, आपने पहला सपोजिंग 30 में कराया, आप 35 पे हम्म। करा रहे हो, तो क्या आपके अंडे ऑफ कोर्स थोड़े एज हो गए। आप क्या हम्म। 35 पे करा रहे हो पर आपके 30 के फ्रोजन एम्ब्रियोज से करा रहे हो, तो उससे हम्म। आपका सक्सेस रेट भी वेरी करता है। तो हर आईवीएफ अटेम्प्ट अलग होता है और ये बिल्कुल हो सकता है। गेटी, ऐसा भी हुआ है कि लोग आईवीएफ कराते हैं, 2-3 आईवीएफ थक जाते हैं, सक्सेस नहीं होता है और फिर वो आते हैं 3 महीने बाद कि हम तो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गए। ये भी होता है। कैसे? कैसे? क्योंकि एक एक ऐसा डेटा सजेस्ट करता है कि आप जब आईवीएफ में इतने इंजेक्शंस देते हो, आपका हम्म। इन अ वे आपकी ओवरीज को वो जंप स्टार्ट जैसे करते हैं वैसा हो जाता है। तो अच्छा। ये परसेंटेज बहुत छोटा होता है पर होता है, जिसमें वो लोग हर चीज, और मुझे लगता है क्योंकि आईवीएफ के टाइम आपका स्ट्रेस तो रहता ही है दिमाग पे कि अरे हम्म। मेडिसिन लेना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद जब आप थक हार के छोड़ देते हो कि चलो अब हम्म। एक वेकेशन पे जाते हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, तब आपका नेचुरली भी कंसीव हो सकता है। तो हम कभी नहीं बोलते कि किसी का सक्सेस रेट 0 चांसेस है, नहीं बोल सकते। अच्छा, तो सरोगेसी के लिए आपके पास फिर लोग आते हैं, डिमांड्स क्या होती है उनकी? सर्गिसी के लिए जैसे मैंने आपको बोला 21 के बाद 2021 के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है। हम्म। तो इतना मतलब लोगों में भी अवेयरनेस आई है, तो इतना नहीं डिमांड है। पहले तो मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में हो, आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है तो भी आप सर्गेसी करा लो। आपको सेकंड बेबी चाहिए पर आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको बॉडी नहीं चेंज करनी है, तो भी आप सर्गेसी करा लो। पहले ये हम्म। सारे रिक्वेस्ट बहुत आते थे, इसकी वजह से ही स्ट्रॉन्ग लॉज लाए गए। और अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ही पुख्ता रीज़न होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए सरोगेसी के लिए। और उनमें से हम्म। एक है कि जैसे अगर आपका यूट्रस ही नहीं है, आपका जन्म हुआ है पर यूट्रस नहीं है, या आपको हम्म। बहुत ही तगड़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बेबी को ही मार रहा है बार बार, ऐसे हम्म। स्ट्रॉन्ग रीज़न से ही अब आप सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा। ओके। और जैसे कई बार देखने को मिलता है कि अभी जैसे देखने को मिला, मैं एक दो एग्जांपल्स दूंगी। जेनेलिया डिसूजा, जेनेलिया हम्म। देशमुख, उन हम्म। उनका उनका मेनोपॉज हो गया, वो 35 साल की हैं, ठीक है, हम्म। और वो काफी अर्ली हो गया, और ऐसा कई बार अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग मेनोपॉज हो जा रहे हैं बहुत जल्दी, 35 साल में, 40 से पहले हो जा रहे हैं। अब ऐसे में दूसरा एग्जाम्पल भी सामने आता है, कैटरीना कैफ, जी। करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, ये लोग 40 के बाद माँ बन रही हैं, हम्म। हम्म। है ना? तो ऐसा हो सकता है कि मेनोपॉज के बाद कभी आईवीएफ के थ्रू माँ बना जा सकता हूँ, मेनोपॉज के बाद? देखिए, जो मेनोपॉज के बाद बनते हैं वो डोनर एग से बनते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मतलब बन मेनो सकते हैं। बन सकते हैं क्योंकि आपकी यूट्रस, इसीलिए तो लॉ मैंने आपको बोला 50 साल तक आप
माँ बन सकते हैं थ्रू आईवीएफ। अब 50 साल में खुद के एग्स होंगे नहीं, 50 साल तक ज्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज हो गया है, तो मेनोपॉज होने पे अंडे आप खुद के नहीं होते हैं, मोस्टली डोनर एग्स हम्म। होते हैं। पर आप हम्म। माँ बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि आपकी यूट्रस ठीक है। अगर आपका यूट्रस ठीक है तो आप बन सकते हो। जो आपने बात करी करीना कपूर की और कटरीना कैफ की, तो उनका हो सकता है उनका एग काउंट एंड क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए वो बन रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई खबर आती नहीं है कि उनने आईवीएफ के थ्रू कराया या सरगेसी के थ्रू कराया। तो उनका जैसे मैंने कहा, हर महिला का एग काउंट और क्वालिटी अलग होती है, तो वो लोग शायद ब्लेस्ड हैं कि उनका एग काउंट और क्वालिटी अलग हो सकती है। अच्छा, आजकल के कल्चर में अगर बात की जाए तो हुकअप कल्चर से भी क्या नुकसान पहुंचता है नेचुरली कंसीव करने में? हुकअप कल्चर से देखिए, एक तो मुझे लगता है एसटीआईज का, इन्फेक्शन का डर बहुत रहता है, वो एक रह सकता है। दूसरा, जैसे अपने अपन ने बात की, अबॉर्शन अगर कोई महिला करा रही है और अगर वो सही ढंग से नहीं करा रही है तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ज्यादा इम्पैक्ट अगर आप हुकअप का देखें तो महिला पे ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका यूट्रस और उनके जो ऑर्गन्स है जैसे ओवरीज, उन सब में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है। डाल सकते हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर बच्चा या फिर एलजीबीटीक्यू वाले कैटेगरी वाले बच्चे के होने के चांसेस कितना होते हैं आईवीएफ? तो आईवीएफ डिटरमाइन नहीं करता है ये चीजें आईवीएफ से ना बढ़ती है ना घटती है। तो जितने चांसेस एक बच्चे के ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू के नॉर्मल होते हैं, वो ही आईवीएफ के होते हैं। तो मेरा कहना है कि आईवीएफ से ना उनका चांसेस बढ़ता है ना घटता है। आईवीएफ हैज नो रोल इन वेदर अ चाइल्ड इज एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर। अच्छा, ओके। आईवीएफ में मिसकैरेज के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं? तो इसका भी आंसर वही है गेटी, कि आईवीएफ से मिसकैरेज नहीं होता है। अगर एक महिला और पुरुष के एग्स और शुक्राणु में तकलीफ है तो वो मिसकैरेज नेचुरली भी करेंगे, आईवीएफ के थ्रू भी करेंगे। पर आईवीएफ में गुड न्यूज़ ये है कि आईवीएफ में सोल्यूशन है कि आप मिसकैरेज ना करें। और वो सोल्यूशन है एक प्रक्रिया जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, पीजीटी है, जिसमें जो एम्ब्रियो बनते हैं आईवीएफ में, उन उनमें हुँ, से हल्का सा टुकड़ा लिया जाता है, बायोप्सी बोलते हैं। हुँ, और वो हुँ, टुकड़े को हम जेनेटिक लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, और उनसे हुँ, हमको पता चलता है कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है, मतलब क्रोमोसोमली नॉर्मल, तो हम उनको ट्रांसफर करके विदाउट मिसकैरेज, वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं, वैसा बेबी वो कर सकते हैं। या अगर वो अबनॉर्मल एम्ब्रियो है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इनफैक्ट आईवीएफ आपको बचाता है मिसकैरेजेस होने से। तो अगर कोई महिला का नेचुरली मिसकैरेज एक बार या मैक्सिमम 2 बार हुआ है, हम उनको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं, प्लीज नेचुरली मत ट्राई करिए। आपके एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए, थोड़े हुँ। टेस्ट करवाइए, और वो आपको सोल्यूशन देगा आगे कि आप कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं विदाउट अ मिसकैरेज। अच्छा, और ये मिसकैरेज के चांसेस तो हट गए, लेकिन एब्नॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस कितने होते हैं? So as we age, the chances of abnormality increases. ओके। तो जैसे अगर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो 30 तक, अगर हाइपोथेटिकल नंबर दे रही हूँ मैं ऐसे ही, पर अगर जैसे 30 तक मिसकैरेज के चांसेस अगर 15 है, तो ये 35 तक 25% हो जाएगा, 40 तक और बढ़ जाएगा। ये मैं क्यों आपको एक कॉन्क्रीट नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि हर महिला का एग काउंट, एग क्वालिटी अलग होता है। पर ये हमको पता है डेटा के थ्रू कि मिसकैरेज का चांस बढ़ता जाता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। ओके। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि मतलब जैसे यूट्रस में कई बार बच्चा नहीं ठहरता है ना? जी। जैसे आपने बोला कि आईवीएफ उसको और भी ज़्यादा बिल्डअप कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या वो उसमें ओवरडोज़ दे रहा है? क्या चीज, सॉरी मैं समझी नहीं, बच्चा नहीं ठहर रहा है तो?
आपने बोला कि यूट्रस में जैसे बच्चा नहीं ठहर रहा है ना, तो हाँ। आप उनको आईवीएफ का कंसल्ट करते हो, नेचुरली कंसीव नहीं करने का सलाह देते हो। अब ऐसे में आईवीएफ इंजेक्शंस बहुत सारे लग रहे हैं, तो क्या उस बच्चे को ठहरने के लिए ओवरडोज हाँ। देते हैं? नहीं, हाँ? उस इंजेक्शन से रिलेशन नहीं है आईवीएफ। तो ये भी एक मिथ है गेटी, जहाँ पे लोग सोचते हैं अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो यूट्रस का प्रॉब्लम है। ये यूट्रस का प्रॉब्लम नहीं होता है, ये एम्ब्रियो का प्रॉब्लम होता है। इसलिए जैसे कि मैंने बोला, उसका सोल्यूशन इंजेक्शंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है वो जेनेटिक टेस्टिंग करना। एम्ब्रियोज की जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, उससे हमें पता चलता है कौन सा एम्ब्रियो सही है, और फिर हुँ। वही एम्ब्रियो वही यूट्रस में ठहर जाता है। वो अंतर है। हुँ। अच्छा, क्या एआई अभी जिस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हर जगह असर डाल रहा है, क्या वो आईवीएफ इंडस्ट्री में भी कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल। बच्चा डिज़ाइन करना कि वो काफ़ी ऐसे अंग्रेज़ सा दिखेगा या कुछ वैसा, कुछ भी? एआई ने बिल्कुल आईवीएफ इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है, पर उतनी नहीं जैसे आपने बोला डिजाइनर बेबीज ये सब, वो सब मिथ है अभी। पर हुँ। एंट्री इस हिसाब से की है कि प्रिडिक्टिव मॉडल्स काफी आ रहे हैं जिससे हम आउटकम प्रिडिक्ट कर पाए। ये अभी भी रिसर्च स्टेज पे है, पर ये आ रहा है। उसके अलावा एम्ब्रियो सिलेक्शन, कौन सा एम्ब्रियो, अगर मेरे पास 5 एम्ब्रियो है एक महिला के, तो मैं उनमें से कौन सा डालूं, वो एआई के मदद से हम सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, जिससे आउटकम बेटर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें एआई ने फर्टिलिटी स्पेस में काफ़ी एंट्री या मदद की है। डिज़ाइनर बेबीज, जीन कोडिंग, ये सब फैंसी वर्ड्स है अभी के लिए, और मुझे लगता है इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। और आप मेरी पूछे तो मैं होप भी नहीं करती ऐसा है, क्योंकि फिर वो असली मारामारी शुरू होगी, जहाँ पे सबको हुँ। जीनियस बेबी, ऋतिक रोशन लुकिंग बेबी चाहिए होगा। तो अभी हम उससे थोड़ा दूर हैं। तो ऐसे वैसे डिमांड्स आते हैं पेरेंट्स के कि डिज़ाइनर बेबी कर दो, अंग्रेज़ों जैसा दिखना चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसा दिखना चाहिए, कुछ फेयर स्किन कर दो, इंटेलिजेंट कर दो। आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो हम उनको ये समझाते हैं। उससे ज़्यादा जेंडर रिक्वेस्ट तो आई थिंक हर आईवीएफ सेंटर के पास आता ही होगा। वो एक हुँ। होता है। उसके अलावा कोई कोई हस्बैंड्स बोलते हैं प्लीज़ मेरी वाइफ को बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, वैसे रिक्वेस्ट भी आते हैं। तो अच्छा। क्योंकि जी, तो आई थिंक मीडिया प्लस आजकल गूगल ये सब इतना कॉमन हो गया है कि लोगों की डिमांड्स और सोच हो गई है, पर उनको काउंसिल करके जो मुमकिन है वो बताना हमारा काम है। अच्छा, नेचुरल कंसीव्ड बेबी और आईवीएफ के बच्चे में क्या फ़र्क होता है? कुछ नहीं, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा आईवीएफ का बच्चा है, मैं वो स्कूल जा रहा है अब। और उसमें और आप बता नहीं सकते हो, मतलब देखने से या कोई एब्नॉर्मैलिटी है ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हुँ। सबसे बड़ा मिथ है कि आईवीएफ बेबी और नेचुरल बेबी में अलग कुछ होता है। बिल्कुल अलग नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सोचे तो स्पर्म एंड एग तो आपका ही है, अगर डोनर भी है तो गुड स्पर्म एंड एग है, राइट? तो आप में ऐसे कुछ अंतर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। अ, क्या फर्टिलिटी ओवरडोज़ से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये पहले था जो आप बोल रहे हो वो सही है। सॉलिड डेटा नहीं है, पर हुँ। कई कई क्लिनिक्स या कई डॉक्टर्स इंजेक्शन से नहीं है, पर थोड़ी दवाइयाँ आती थी जो थोड़ी एक्सप्लॉइट हुई थी पास्ट में, जो आपको हुँ। ओव्यूलेशन के लिए यूज़ होती थी। उसमें बोला गया था कि आप 6 बार से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आपकी रिस्क बढ़ती है। अच्छा। डेफिनेट कैंसर होगा कि नहीं, नहीं पता, वो किसी को नहीं पता है। बट गुड क्लिनिक्स, गुड डॉक्टर्स विल ऑलवेज स्टिक टू द डेटा, कि हम वो 6 बार से ज़्यादा उस मेडिसिन से आपको ओव्यूलेट नहीं कराएंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसा करता है, पर जब एक बूम आया था फर्टिलिटी इंडस्ट्री में, तब ये चीज़ें काफ़ी सुनने को मिली थी। अलग-अलग देशों में आईवीएफ को लेकर क्या ट्रेंड्स हैं? ट्रेंड्स, ट्रेंड, यू आर टॉकिंग, मतलब आप एडवांसेस की बात कर रहे हैं कि हुँ, हुँ। ट्रेंड? एड, चांसेस। एड, सो मेरे हिसाब से जो देशों में एडवांसेस है, इंडिया में सारे हैं। मैं नहीं मानती, क्योंकि जैसे मैंने बाहर भी काम किया है, बाहर पढ़ा भी है। ऐसा कोई एडवांसमेंट ऐसा नहीं है कि जो अपन बोले कि अच्छा ये अमेरिका में हो रहा है पर इंडिया में नहीं हो रहा। लॉज अलग हो सकते हैं,
पर जेनेटिक टेस्टिंग से लेके आपका लाइनिंग यूट्रस की नहीं बन रही, उसको कैसे ग्रो करना है, स्टेम सेल, एरा जो बोलते हैं, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी, ये भारी भरकम शब्द है, पर ये हर तकनीक जो बाहर होती है वो इंडिया में है। तो ट्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, पर लॉज हाँ सबके अलग है। जैसे कोई देशों में डोनर एग्स अलाउड नहीं है, इटली में अच्छा। जैसे डोनर एग्स अलाउड ही नहीं है। तो ओके। अगर उनको करना है तो बाहर जाते हैं। जैसे मैंने सुना है दुबई में आप एम्ब्रियोज फ्रीज नहीं कर सकते, जो लास्ट मुझे जानकारी है। तो ओके। ऐसे लॉज अलग होते हैं, बट एडवांसमेंट के उससे देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि आईवीएफ तो एक टर्म है ही, इसके साथ ही आईयूई भी एक टर्म है। ये क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या होता है ये दोनों? तो आईयूआई एक सिंपलर टेक्निक है। आईवीएफ सबसे एडवांस तकनीक बोलते हैं फॉर कंसीविंग। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये जब एक महिला का और पुरुष का सब कुछ ठीक है पर कंसीव नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्ट आईवीएफ नहीं बोला जाता है, आईयूआई ट्राई किया जाता है। आईयूआई में जो मेल के शुक्राणु हैं उनको लैब में एक बार वॉश किया जाता है, उनका मतलब सारे कंटामिनेंट और वो सब हटाने के लिए, और फिर उसको महिला के अंदर सिर्फ वो शुक्राणु को डाला जाता है। तो अंडे बाहर नहीं निकालते, कुछ नहीं करते, नेचुरल प्रोसेस को ही अपन असिस्ट करते हैं। तो जब उनका अंडा फूटता है उसी दिन पे टाइम करके वो शुक्राणु को हम डालते हैं और फिर 14 दिन वेट करते हैं, होपिंग कि अंडा और शुक्राणु दोनों फर्टिलाइज होके स्टिक हो गया होगा एम्ब्रियो। तो जो हम स्टेप्स लैब में करते हैं वो अंदर बॉडी में होता है। तो ज़्यादा खतरनाक फिर आईयूई हुआ, इस तरीके नहीं से होगा? खतरनाक तो बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ना इंजेक्शन है कुछ है। आपको बस आप गए, आपके 14 दिन के करीब आपको ओरल मेडिसिन यूजुअली दी जाती है अंडा फूटने के लिए। और जिस दिन आपका अंडा फूटता है उस दिन आपके जो पार्टनर है वो शुक्राणु सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो शुक्राणु को 1 घंटे में समझिए लैब में बस वॉश करते हैं, और एक लंबे स्ट्रॉ, कैथेटर बोलते हैं हम, स्ट्रॉ के जरिए यूट्रस में वो शुक्राणु बस हम डाल देते हैं। तो ये तो बल्कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट इसका सक्सेस रेट भी आईवीएफ से काफी कम होता है, अच्छा। और कॉस्ट भी काफी कम होती है। मतलब आईयूआई का प्रोसीजर 10 से 15 हजार में हो जाता है। ओह! और जी आईवीएफ की कॉस्टिंग 1.5 लाख लगती है? जी 1.5 से 2 समझिए, पर आईयूआई की 10 से 15 हजार में हो जाता है, बट सक्सेस रेट इज अराउंड 10%। आईवीएफ में सक्सेस रेट हाईएस्ट 70-75 तक भी जाता है, अगर आप एडवांस टेक्निक्स के साथ उसको कंबाइन करें। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला ऋषिना जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके मन में अगर कोई सवाल अब भी रह गया हो, जो कि मैं शायद नहीं पूछ पाई हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।